हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री क्लासेस। आई एम नरेंद्र कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो भी इस चैनल पर नए हैं पहले जाकर प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख लें, जहां मैंने चैप्टर बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है मैं कंप्लीट कर दिया हूं। वहां पर जाके पहले आप देख लें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 5th चैप्टर को, प्राथमिक क्रियाकलाप जो कि है। आइए सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ने से सबसे पहले देखते हैं हम लोग मानव क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मनुष्य के अगर आप कार्यों को देखें तो पाएं कि मनुष्य 2 तरह के कार्य करते हैं। मनुष्य कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, आय अर्जन करते हैं। तो वैसे कार्य जिसके कारण मनुष्य आय अर्जन करता है उसे बोलते हैं हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप, और जिससे आय अर्जन नहीं होता है उसे बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाकलाप। ओके, तो मनुष्य 2 तरह के कार्य करते हैं, एक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और एक गैर आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। अगर आप आर्थिक क्रियाकलाप को देखें तो 5 तरह के क्रियाकलाप ऐसे होते हैं। कौन कौन है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। इन सारे क्रियाकलापों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, और बाकी जितने भी क्रियाकलाप हैं वो हम लोग आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें मनुष्य क्या करता है, आय अर्जन करता है। गैर आर्थिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप हो गया जिसमें मनुष्य कोई आय अर्जन नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मनोरंजन, पूजा पाठ, खेलना इत्यादि। ठीक है, और भी बहुत सारे है जैसे कि सोना वगैरह भी हो गया आपका। ठीक है, सारे आपके गैर आर्थिक, जिसमें भी आपका आय अर्जन नहीं हो रहा है वो सब कुछ क्या है, गैर आर्थिक क्रियाकलाप है, सामाजिक सेवा वगैरह हर कुछ। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप को डिस्कशन करते। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका सीधा उपयोग करके क्या करते हैं, हम लोग आय अर्जन करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे कि कृषि है ना, वानिकी, मछली पकड़ना, माइनिंग करना, खनन इत्यादि, ये सारी क्या है, हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह जो भी हमको प्रकृति से मिलता है हम लोग उसको सीधे रूप में यूज करते हैं, कोई भी इसमें कन्वर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, प्राकृतिक क्रियाकलाप में आएगा। जैसे आप मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ के मैंने क्या किया, बेच दिया, तो मछली जो क्या है हमारा, मछली एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हमने क्या किया, सीधा उपयोग किया, और सीधा उपयोग करके हमने आय अर्जन किया। कृषि में भी वही काम करते हैं हम लोग, माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, वहाँ भी वही क्या करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या आएंगे, मेरे प्राथमिक क्रियाकलाप आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसको यूज करके क्या करेंगे, आय अर्जित करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। ओके, आइए अब इन जो भी देख रहे हैं यहाँ पर है प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना है, खनन है इत्यादि है। अब इन सब के बारे में भी लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कृषि के बारे में। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं कृषि है क्या। तो कृषि क्या है, कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। देखिए, जितनी भी सभ्यताएं आप देखे हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, आप देखे होंगे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसाई गई हैं, और सारी सभ्यताएं जो है कृषि के आने के बाद ही बसी है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य पहले क्या करता, जब कृषि का उदय नहीं हुआ था, मनुष्य जब इस धरती पर था तो सर्वाइव करने के लिए क्या कर दिया, तो जानवरों का शिकार करता था, या तो जगह जगह घूमकर जो भी फल वगैरह मिल गया उसे खाकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वो लोग नोमैडिक लोग थे ना, घुमंतू जीवन जीते थे, उनका एक कोई अस्थायी जीवन नहीं था। अब जैसे ही फिर कृषि का विकास हुआ, लोगों को कृषि के बारे में पता चला, तो कृषि के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जल। ठीक है, पानी जरूरी होती है। तो पानी मेनली कहाँ मिलेगा, नदी किनारे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब देखो, अगर मान लो कि नदी से दूर अगर वो क्या करते हैं, अपना सेटलमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत दूर से पानी लाना पड़ेगा सिंचाई के लिए, तो प्रॉब्लम होगी ना।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे ही अपनी बस्ती बसा ली, ठीक है, वहीं पर लोग सेटल हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक सभ्यता का धीरे धीरे वहाँ पर उस सभ्यता का एक सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए अब जितनी भी सभ्यताएँ देखते होंगे वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे अंदर की फिर कहीं और जगह डेवलप हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होकर, नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ है। क्यों, कारण क्या था, कृषि। कृषि आया, उसी के बाद ना लोग ना क्या हुआ, कृषि आने के बाद जो है लोग जो है एक जगह सेटल होकर रहने लगे, ठीक है। तब धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा। ओके, तो कृषि क्या है, कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाता था, इसमें पालतू जानवरों को पालन किया जाता था, ठीक है, फसलों को उगाया जाता था, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अतिरिक्त खाद का उत्पादन होगा। अब अतिरिक्त खाद का उत्पादन होगा, ठीक है, तो या तो अगर हम क्या है तो क्या करेंगे, अपना उसे जीवन यापन करेंगे, जो अधिशेष बच जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है ना, अधिक घनी आबादी और अस्थिरकृत समाज के विकास को भी सक्षम बनाया कृषि ने, ठीक है। तो ये आपका कृषि का डेफिनेशन हो गया। कृषि का डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और पौधों फसलों को उगाया गया, जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ। इसने अधिक घनी आबादी और अस्थिरीकृत समाज के विकास को सक्षम बनाया, ठीक है। तो आई होप कृषि का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कृषि समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक को अगर देखा जाए तो 3 तरह के कारक मिल लिए हैं। एक है भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं भौतिक कारक के बारे में। देखिए, भौतिक कारक में हमारा सबसे पहला चीज़ क्या है, मिट्टी की उर्वरकता। खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए मिट्टी की उर्वरकता बहुत ही मायने रखती है ना। अगर मृदा कम उर्वरक है तो उससे अधिक उत्पादन, तो उससे उत्पादन नहीं हो पाएगा, है ना। उत्पादन के लिए मिट्टी की उर्वरकता क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर मिट्टी उर्वरक रहेगी तभी हम क्या करेंगे, अधिशेष उत्पादन कर पाएंगे। और अगर हम अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे तभी हम क्या करेंगे, बाजार जैसी अर्थव्यवस्था का भी हम नींव रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमको जितना मेरा हमको जीवन यापन करने के लिए चाहिए उससे अधिशेष उत्पादन होगा तभी ना हम लोग मार्केट में बेचेंगे, उससे बाजार में सेल करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो वो तभी होगा जब क्या हो, वहाँ की उर्वरकता अच्छी हो। अगर उर्वरकता अच्छी होगा तो क्या होगा, फसलों का उत्पादन भी बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है, फसल जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए उर्वरकता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी क्या हो सके हो, अभी आप देखते होंगे सिचुएशन क्या है कि अभी एग्रीकल्चर लैंड जो है दिन प्रतिदिन कमता जा रहा है। क्यों, कारण क्या है इसका, पॉपुलेशन, है ना। हमारे देश की जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या है कि जितने भी बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड भी क्या हो गए हैं, सेकेंडरी लैंड में कन्वर्ट हो गए हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जितने भी एग्रीकल्चर लैंड बचे हुए हैं, अब उस पर क्या हुआ कि तेज़ी से उस पर खेती किया जाएगा। अब एक ही लैंड पर आप बार बार खेती करते जाइए, क्या होगा, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी उर्वरकता जो है खत्म चली जाएगी, ठीक है। अगर हम एक खेत पे लगातार बार बार खेती करते जाते हैं, फसल उगाते जाते हैं, है ना, बार बार खेती करने से क्या होता है, उसकी उर्वरकता चली जाती है, ठीक है। अगर उसकी उर्वरकता को वापस लाना है तो उसे कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जनसंख्या इतना अधिक बढ़ गई है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी की उर्वरकता पर भी असर पड़ा है, ठीक है। और भी कई कारण है, रासायनिक पदार्थों का यूज करने से, प्लास्टिक के यूज करने से भी मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरकता जो है कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर मिट्टी उर्वरक रहेगी तभी अधिशेष उत्पादन हो पाएगा, और अधिशेष उत्पादन हो पाएगा तभी हम बाजार से अर्थव्यवस्था की नींव भी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ये कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका जल की उपलब्धता। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि कृषि के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए इवन हम लोगों के लिए भी जल कितना महत्वपूर्ण है ना। जीने के लिए जल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कृषि में जल का क्या काम होता है ना, सिंचाई करने में, ठीक है। हम लोग जब सिंचाई करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। अब जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर कृषि से ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक से वहाँ विकास नहीं हो पाता, फसलों का उत्पादन सही से नहीं हो पाता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कि पहले था राजस्थान, पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था किस चीज़ का, सिंचाई का। तो बाद में वहाँ डैम क्रिएट किया गया, ठीक है, कैनल बनाए गए,
जिसके कारण वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था जो भी कठिनाइयाँ थी वो सारी दूर हो गई। ठीक है, सिंचाई के पर हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में डिटेल से। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो कृषि के लिए जल की उपलब्धता भी क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जल के बिना फसलों का उत्पादन असंभव है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है भौतिक कारक में, वो क्या है, जलवायु। आप देखते होंगे बहुत सारे फसलों को देखते होंगे। ठीक है, देखिए हर फसल का अपना अपना एक मौसम होता है, उनका अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई फसल किसी भी सीज़न में उग जाएगा। जैसे आप रबी फसल को देखते होंगे तो रबी फसल जो है आपका मेनली अप्रैल से मई के महीने में उगते हैं। ठीक है, तो उसमें तो गर्मी का मौसम रहता है ना। ठीक है, जैसे कि वीट वगैरह हो गया, गेहूं का उत्पादन जो है अधिक तापमान पे होता है ना। मटर वगैरह हो गया। तो हर जितने भी आप फसल देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर देखेंगे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल के बारे में कि किस फसल के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, पोटैटो के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, टोमेटो के लिए कौन सा टेम्परेचर रेंज चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, वहाँ का कैसा सॉइल चाहिए। जब उस हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल ये समझना कि कौन कौन से कारक कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो हर फसल का अपना अपना अलग करेक्टरिस्टिक्स होता है ना। हर फसल अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो करती है, उनके लिए अलग, हर किसी फसल के लिए ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी के लिए रेड सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हर फसल का अपना अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, ग्रोथ होगा, उसमें वृद्धि हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जलवायु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि समय पर बारिश नहीं हो पाता है, जिस कारण से बहुत कृषि को नुकसान होता है। ठीक है, फसलों का उत्पादन सही समय पे नहीं हो पाता। सही समय पे अगर जलवायु नहीं आएगी, ठीक है, सही समय पर अगर मौसम, सही समय पर बारिश नहीं हुआ, सही समय पर गर्मी नहीं आई, समय ठंडी नहीं आई, तो इससे भी फसलों के उत्पादन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो जलवायु भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद दूसरा आपका भूमि की स्थिति। देखिए, अगर कहीं पर समतल सतह है तो समतल सतहों पर कृषि जो है उत्तम होता है, और जहाँ पर उबड़ खाबड़ सतह होगा वहाँ पर अच्छी कृषि नहीं हो पाएगी। आप देखते होंगे जितने भी आपके इंक्लाइंड लैंड है, जहाँ पे मॉन्टेनियस इलाका हो गया, वहाँ पर कृषि लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, जहाँ पर आपका समतल हो सतह है वहाँ पर आपका कृषि हो, जैसे कि बिहार यूपी, यहाँ पर समतल सतह पाया जाता है आपका। और यहाँ भी देखिएगा आप, जहाँ पर आपका इंक्लाइंड वे में है, मॉन्टेनियस इलाका है, ठीक है, वहाँ पर कृषि देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भूमि की स्थिति भी जो है कृषि को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो आई होप भौतिक स्थिति जो है ना, भौतिक कारक तो समझ में आ गया होगा आपका क्या क्या था इसमें। भूमि की उर्वरकता, जल की उपलब्धता, जलवायु और भूमि की स्थिति। ओके, अब हम लोग अप्रोच करते हैं आर्थिक कारक की तरफ। हम लोग आर्थिक कारक में देखते हैं। देखिए, आर्थिक कारक में पहला हमारा है पूंजी निवेश। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट हर जगह जरूरी है, चाहे आप कोई भी आर्थिक कार्य कर रहे हो, प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे हो या सेकेंडरी एक्टिविटीज कर रहे हो। ठीक है, प्राथमिक कर रहे हो, द्वितीय कर रहे हो, हर जगह इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, क्योंकि बिना निवेश का तो कुछ इनकम तो जनरेट नहीं हो पाएगा, निवेश तो पहले कुछ करना ही पड़ेगा ना। जैसे हमको कुछ भी निवेश करना है, फसल ही लाने हैं, अच्छे बीज लाने हैं, अच्छे उर्वरक लाने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, पूंजी तो चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग निवेश करेंगे कृषि में, तभी हम अच्छे तरीके से क्या कर सकेंगे, उसका अच्छी तरीके से कृषि कर पाएंगे। ठीक है, अधिक ग्रो करने के लिए, ठीक है, कृषि में अधिक अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए अधिक निवेश भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए पूंजी निवेश जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्योंकि कृषि को विकसित करने में या उसको सफल बनाने में पूंजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और निवेश करके हम अच्छा कृषि उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए अगर आपके पास अच्छा निवेश करिएगा तो आराम से आप सिंचाई का भी हर व्यवस्था उपलब्ध कर सकते हैं, ट्रैक्टर ला सकते हैं, तो फिर आपको बैल से जोतना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कोई टाइमिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छा निवेश करते हैं तो आपका टाइमिंग का बचत होगा, फसलों का उत्पादन बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, इसलिए पूंजी निवेश भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद दूसरा आर्थिक है आपका, आर्थिक जैसे कि है बाजार की उपलब्धता। ठीक है, दूसरा आर्थिक कारक क्या है, बाजार की उपलब्धता। अब देखिए, अब क्या हुआ, फसलों का उत्पादन हो गया। ठीक है, फसलों का उत्पादन हो गया, कटाई भी हो गई, तो उसको फिर अब क्या करना है, बाजार में भेजना है बेचने के लिए। तो अगर बाजार नज़दीक होगा, ठीक है, तब ना अच्छा होगा। इससे बहुत सारे फसल ऐसे होते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर मानिए कि बाजार बहुत दूर है वहाँ से, ठीक है, तो सही समय पे जा नहीं पाएंगे। ठीक है, फसल उसमें ख़राब, तो उसमें आपको वो चीज़ क्या हो सकती है, जैसे फ्रूट्स वगैरह आपका हो गया आपका, ठीक है, वो खराब हो सकती है। ठीक है, या और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं। ठीक है, बाजार दूर है उसके कारण भी।
तो इसलिए बाज़ार जितने पास होगी, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा। और क्योंकि अगर अगर मान लीजिए कि बाज़ार बहुत दूर, तो बहुत सारे मार्ग में अवरोधक भी तो आ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए बाज़ार की उपलब्धता भी जो है कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। अगर बाज़ार उपलब्ध नहीं है तो उससे भी उत्पादन क्षमता पे असर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यातायात के साधन। अब सिंपली देखिए, उत्पादन हो गया, बाज़ार तक पहुंचाना है तो किससे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पहुंचेगा। अगर यातायात के सही साधन उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है, तो बाज़ार तक जो मटेरियल है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो बाज़ार तक अगर पहुंच नहीं पाया तो फिर उससे क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकती है उत्पादन, है ना, उससे भी हमारे कृषि पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यातायात के साधन भी क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका है श्रम की उपलब्धता, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुशल श्रमिक की भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आपको अधिशेष उत्पादन करना है, अगर आप सिंपली पर अपने परिवार के लोगों ने, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में अगर आपको फसलों को उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अधिक अगर श्रम होगा तभी आप क्या कर सकते हैं? अधिक उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए श्रम की उपलब्धता जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट कारक है आर्थिक कारक, राज्य की नीति, ठीक है। इसे आप राजनीतिक कारक में भी रख सकते हैं। देखिए, राज्य की नीति में क्या है, जैसे कि अभी कृषि, मैंने आपको बताया था पहले ही कि कृषकों को, है ना, पूंजी निवेश बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसानों की समस्या क्या होती है? उनके पास उतना पैसा नहीं होता जिससे वो निवेश करके अच्छा ग्रोथ कर सकें। तो वो क्या करते हैं? सरकार से लोन लेते हैं, ठीक है। अब कभी क्या होता है कि समय पे मौसम सही सही से नहीं हुआ तो फसलों को उत्पादन, विशेष फसलों को कटाई नहीं हो पाई या फसल बर्बाद हो गए किसी कारण से, ठीक है। तो जब वैसा कंडीशन आ गया तो उनका जो भी उन्होंने पैसा लिया है लोन के रूप में, ठीक है, तो वो उनका फिर वो चुका नहीं पाएंगे, ठीक है। तो किसानों को ऋण माफ़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो इस सरकार की नीति के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। सरकार की योजना किस प्रकार की है ना, उनकी योजना के अनुसार किसानों का ऋण माफ़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनको क्या सुविधाएं मिल रही सरकार से, ये सब कुछ जो है डिपेंड कर, सब कुछ क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है कृषि के लिए, ठीक है। तो सरकार की जैसी योजनाएं होंगी उसके अनुसार भी क्या होगा? आपका कृषि ग्रोथ करेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों का सिंपल क्या है? आपका स्वाद, ठीक है। अब देखिए, स्वाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आप डेयरी कृषि के बारे में बात करते हैं, देखते हो कि डेयरी कृषि कहाँ पर खुलता है? जहाँ पर आपको मक्खन की आवश्यकता होती है, मक्खन, दूध, दही, आइसक्रीम वगैरह, ठीक है। तो ये आप सब आपको मेनली सिटी एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर लोग डेयरी उत्पाद की सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए डेयरी उत्पादन आप सिटी एरिया में देखेगा, ठीक है। तो स्वाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि स्वाद जैसा होगा, जैसा स्वाद का डिमांड होगा, एक तरह का डिमांड ना, जैसा मांग होगा वैसा ही क्या होगा? आपका सप्लाई होगा, ठीक है। तो स्वाद भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कृषि के लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मानवीय क्रियाकलाप के बारे में, ठीक है। मानवीय क्रियाकलाप दो तरह की हैं, आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं हम लोग? पैसा अर्जन के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या था हमारा? प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं हम लोग कि प्रकृति से जो भी संसाधन हमें मिलता है, ठीक है, उसका हम लोग सीधे रूप में प्रयोग करते हैं। वही अब द्वितीय को देखिएगा, द्वितीय में क्या करते हैं? उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को मैंने क्या किया? मेज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो किस में चला जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप में, क्योंकि मैंने उसे लकड़ी क्या हो गया? मेरा एक कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और जब मैंने उसको मेज में कन्वर्ट किया तो मेरा फिनिश्ड गुड्स हो गया, ठीक है। तो वो आपका किस में आएगा? द्वितीय क्रियाकलाप में। जितने भी आपके इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्री वगैरह हो गए, वो सब कुछ आपके द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, है ना, वहाँ पर विनिर्माण करते हैं ना, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपका आ गया तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप मेनली आपका सेवा से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, सेवा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। टीचिंग हो गया, ये भी आपका सेवा का क्षेत्र ही है, ठीक है। और भी आपका कम्युनिकेशन हो गया, संचार सेवाएं हो गया, ये भी आपका तृतीय क्रियाकलाप में ही आएंगे। पर्यटन हो गया, ये भी आपका तृतीय क्रियाकलाप में ही आएगा, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप थोड़ा उससे ऊपर है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि कुछ नया रिसर्च वगैरह हो गया, ठीक है।
ये सबका चतुर्थक में आएगा, पंचम में यहाँ पर कुछ नया डिस्कवरी वगैरह सब कुछ हुआ तो ठीक है। इस आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर पढ़ना हमको किसके बारे में, प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, जैसे कि कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। ओके, उसके बाद हमने कृषि को देखा। तो कृषि देखा हमने कि जितनी भी सभ्यताएं हैं का उदय हुआ है वो कृषि के बाद ही हुआ है, वो कृषि के कारण ही हुआ है। ठीक है, वो भी हमने देखा था कैसे उदय हुआ था। ओके, उसके बाद हमने देखा कि कृषि को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। उसमें हमने 3 कारक पढ़े, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। भौतिक कारक में देखा हमने भूमि की उर्वरकता को देखा। ठीक है, भूमि की उर्वरकता किस प्रकार कृषि को प्रभावित करती है, जल की उपलब्धता, मृदा की स्थिति, जलवायु, मिट्टी है ना, भूमि की स्थिति और जलवायु। उसके बाद हमने आर्थिक क्रियाकलाप को देखा। आर्थिक क्रियाकलाप में हमने देखा पूंजी निवेश, बाजार की उपलब्धता, ओके, फिर आपका यातायात के साधन और सरकार की नीति। और उसके बाद हमने सामाजिक कारक हमने देखा स्वाद के बारे में। ठीक है, कि स्वाद जो है किस तरह कृषि को प्रभावित करती है। तो आई होप यहाँ तक पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा, कोई भी डाउट हो तो। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी लोग इस चैनल को, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिंचाई को डिस्कशन करेंगे कि सिंचाई क्या होती है, सिंचाई कैसे की जाती है, सिंचाई कौन कौन से कारक प्रभावित करती है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर क्या, कृषि के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इस तरह आपका कृषि का लगभग 3 पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद आपका फिर देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग माइनिंग वगैरह देखेंगे, खनन को देखेंगे, पशुपालन को देखेंगे, पशुपालन कितने तरह के होते हैं वो देखेंगे। जितने भी तरह के प्राथमिक क्रियाकलाप हैं हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, जो भी मैंने पढ़ाया उसे रिवीजन करते रहिए। जो भी डाउट हो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जो है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम का भी लिंक है आपका, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।